गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे इंडियन इकॉनमी का चैप्टर नंबर 1। आज हमने शुरू करना है न्यू कॉन्सेप्ट डेमोग्राफिक प्रोफाइल। डेमोग्राफिक प्रोफाइल में किसी भी देश की बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया, इन सब चीज़ों को देखा जाता है। लिटरेसी रेट की उस देश में पढ़े लिखे कितने लोग हैं। ब्रिटिशर्स के टाइम हमारे देश की डेमोग्राफिक प्रोफाइल बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। अच्छी ना होने के कारण बहुत हमारे देश में गरीबी बहुत ज़्यादा चल रही थी, अनपढ़ लोग बहुत ज़्यादा थे, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं थी। किस तरीके से देखिए, जैसे पहला आ गया बर्थ और डेथ रेट। हमारे देश में दोनों ही बर्थ रेट और डेथ रेट ज़्यादा थे। 48 बर्थ रेट था और डेथ रेट जो था ज़्यादा था। दोनों के ज़्यादा होने का मतलब ये निकलता है कि हमारा देश गरीब था, इसीलिए उसमें दोनों ज़्यादा थे। इन्फेंट मोर्टलिटी रेट का मतलब ये होता है कि 1 साल तक के बच्चे को इन्फेंट कहा जाता है। तो 1000 1 साल तक के बच्चों के पीछे कितने बच्चे जीते थे? तो हमारे देश में करीब 218 बच्चे होते थे जो जीते थे। वाइल प्रेजेंट कितने बच्चे मरते थे, जीते नहीं। और आज के टाइम में 30 है करीब, कि अगर 1000 बच्चे 1 साल में पैदा होते तो उनमें से 218 बच्चे उस टाइम ब्रिटिश के टाइम मर जाते थे, जो आज के टाइम में बहुत कम हो गया है मोर्टलिटी रेट, क्योंकि अब मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी आ चुकी हैं। फिर आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि ऑन एन एवरेज एक इंसान कितना जीता है। ब्रिटिशर्स के टाइम, आज़ादी के टाइम, हमारी ऑन एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक इंसान की 44 ईयर्स थी, जो आज के टाइम में करीब 69 या 70 साल ही कह सकते हैं हम, इतनी है। क्यों है? क्योंकि आज के टाइम में हेल्थ फैसिलिटीज़ इतनी इम्प्रूव हो गई है कि इंसान काफ़ी ज़्यादा पहले से लंबी उम्र जीता है। लिटरेसी रेट का मतलब होता है पढ़े लिखे कितने लोग हैं। उस टाइम पे हमारे देश में लिखा है कि इट वाज नियरली 16% रिफ्लेक्टिंग सोशल बैकवर्डनेस एज रिफ्लेक्टिंग इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, कि लिटरेसी रेट जो था हमारे देश में बहुत कम था। और फीमेल लिटरेसी रेट तो सिर्फ 7% था। आज के टाइम पे हमारे देश में लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है पहले के मुकाबले, फीमेल लिटरेसी रेट भी ज़्यादा है, जो क्या दिखाता है कि हमारा देश जो है तरक्की कर रहा है, ग्रो हो रहा है। हमारे इकोनॉमिक और सोशल तौर पे भी हमारा देश ग्रो कर रहा है। तो ये थे डेमोग्राफिक प्रोफाइल। फिर आते हैं ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर में कुछ नहीं, आपको डायग्राम बना के दिया हुआ है। बेसिकली अगर आपको इस तरह का कोई भी डायग्राम एग्ज़ाम में आता है तो आपने उसमें से देखकर जो क्वेश्चंस पूछे गए उनका जवाब देना है। अब ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर में बेसिकली हमारा एग्रीकल्चर ही सबसे पहला ऑक्यूपेशन था, जिसे प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है। सेकेंडरी और टर्चरी सेक्टर उस वक्त इतने ज़्यादा डेवलप नहीं थे, ग्रो हो रहे थे। तो एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो करीब हमारे देश की 72% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन जो थी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती थी। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है जिस कंट्री का एग्रीकल्चर पे, उस कंट्री को बैकवर्ड इकॉनमी में कंसीडर किया जाता है, क्योंकि जितने भी डेवलप नेशंस हैं उनकी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बहुत कम डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे। जैसे यहाँ पे बताया गया है इंग्लैंड और यूएसए में, इंग्लैंड में 2% है, यूएसए में सिर्फ 12% है, जर्मनी में सिर्फ 4% है। तो ये चीज़ क्या शो करती है कि ये कंट्रीज़ डेवलप है, इसीलिए इन देशों में एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत कम है लोगों की। फिर हमारे देश में इंडस्ट्री की बात करें, आज़ादी के टाइम, अंग्रेज़ों के टाइम, तो इंडस्ट्रीज़ भी हमारे देश में बहुत कम थी। देश की सिर्फ करीब 9% पॉपुलेशन ही थी जो इंडस्ट्री सेक्टर में काम करती थी। आधे से ज़्यादा तो हम पढ़ ही चुके हैं कि एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती थी। जहाँ की अगर हम डेवलप कंट्रीज जैसे यूएसए की बात करें तो वहाँ पे 32% पॉपुलेशन इंडस्ट्री सेक्टर में है, और इंग्लैंड में 42% है, जापान में 39% है। तो जिन देशों में एग्रीकल्चर पे लोग कम डिपेंडेंट होते हैं, इंडस्ट्री में ज़्यादा काम करते हैं, इंडस्ट्री सेक्टर में ज़्यादा होते हैं, उन देशों को डेवलप कहा जाता है। और हमारे देश में ये उल्टा था, मतलब हमारा देश अभी बैकवर्ड इकॉनमी था उस वक्त। फिर सिग्निफिकेंस ट्रांजिशन ऑफ एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। अब हमारे देश में भी एग्रीकल्चर से धीरे धीरे इंडस्ट्रियल सेक्टर की ओर लोग जाने लग गए, बिजनेसेस नए नए खोलने लग गए। देखिए बताया कि ट्रांजिशन ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री मार्क इकोनॉमिक टेक ऑफ। इसे इकोनॉमिक टेक ऑफ कहा गया कि इकॉनमी जो है अब ग्रो कर रही है, ऊपर की तरफ टेक ऑफ कर रही है, क्योंकि
green there were some green shot in a part of Madras presidency कंपेयरिंग एरिया ऑफ प्रेजेंट डे तमिलनाडु, जो आज के टाइम में तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, केरला है, कर्नाटक है, बॉम्बे एंड बंगाल। दीज एरिया विटनेस द इंक्रीजिंग मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर अलॉन्ग विद द डिक्लाइन डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर। क्योंकि इन एरियाज़ में उस वक्त अंग्रेज़ जो थे, इन्होंने अपनी छावनियाँ शुरू में इन्हीं जगहों में बनाई थी। साउथ से आए थे अंग्रेज़ इंडिया के अंदर, तो यहीं पे उन्होंने अपनी छावनियाँ बनाई थी, यहीं पे उन्होंने इंडस्ट्रीज़ खोली थी। इसीलिए इस जगह में इंडस्ट्री सबसे पहले डेवलप होनी शुरू हो गई थी और एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंसी कम होनी शुरू हो गई थी। पर अभी भी कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पे एग्रीकल्चर फोर्स बहुत ज़्यादा है, जैसे उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब हो गया। ये ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर फोर्स इंडस्ट्रियल फोर्स से ज़्यादा है। फिर आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आया था हमारे जो इकॉनमी में, लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट हो गई या कम्युनिकेशन की चीज़ें हो गई, ये सारी की सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे देश का हम जानते हैं कि पहले स्ट्रॉन्ग नहीं था, धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने कई सारी चीज़ें लेकर आए। रेलवे लाइंस आ गई, टेलीग्राम सर्विस आ गई, धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी आने लगी। तो इन सब चीज़ों की वजह से धीरे धीरे हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर स्लोली ग्रो करना शुरू हुआ। पर ये जो शुरू में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो हो रहा था, ये सिर्फ अंग्रेज़ों के अपने फ़ायदे के लिए करा था। रेलवे की बात करते हो, रेलवे 1850 में इंट्रोड्यूस की गई और सबसे पहली रेलवे जो हमें पता ही है कि मुंबई से लेकर थाने तक चली थी। अब जो रेलवे का इस्तेमाल क्यों किया जाता था, रेलवे का इस्तेमाल उस वक्त ज़्यादातर ब्रिटिशर्स ही करते थे अपने मुनाफे के लिए। क्या करते थे वो इसमें रॉ मटेरियल को इजीली या फिनिशिंग गुड्स को इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते थे अपनी छावनियों में, अलग अलग कॉलोनीज़ में जो उनकी हमारे देश में हैं। क्यों करते थे? रेलवे के आने से क्या हो गया था, उनका मार्केट साइज़ बढ़ गया था कि अगर मान लो कोई प्रोडक्ट किसी पर्टिकुलर जगह पे ही बनता है, उसको बाकी जगहों पे बेचने के लिए, वहाँ तक पहुँचाने के लिए रेलवे बहुत अच्छा साधन थी। फिर आते हैं पोर्ट्स मतलब बंदरगाह। अब पोर्ट्स भी डेवलप किए गए थे, क्यों? ताकि यहाँ से रॉ मटेरियल इजीली ब्रिटेन ले जाया जा सके और वहाँ से फिनिशिंग गुड्स जो है इजीली यहाँ पर लाकर बेचे जा सके। वाटरवेज जो थे ऑब्वियस है साउथ से पहले आए थे ब्रिटिशर्स, तो वहाँ के जो वाटरवेज थे वो सबसे ज़्यादा चलते थे। जैसे कोस्ट कैनल हो गया उड़ीसा का, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाता था। तो रेलवे लोकल लेवल पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत इस्तेमाल होती थी और पोर्ट्स जो थे वो नेशनल लेवल पे, मतलब कंट्री वाइज ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत यूज़ होते थे। फिर पोस्ट और टेलीग्राम ये भी डेवलप हुए थे, किस लिए? ताकि कोई मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है या कानून व्यवस्था बनाए रखनी है, तो वो सारे मैसेज इजीली एक जगह से दूसरी जगह पर ब्रिटिशर्स पहुंचा सकते थे। रोड्स डेवलप करनी शुरू होगी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब रेलवे के साथ साथ रोड्स के थ्रू भी रॉ मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाने लगा, ताकि बिना किसी एफर्ट के इजीली हर जगह पे रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हो जाए या फिनिशिंग गुड्स को जहाँ बेचना है वहाँ जा पाए, ना उस पर कोई मौसम का मार पड़े, क्योंकि अब बारिश भी है, कोई चक्कर नहीं है, रेनी सीज़न में भी आराम से सड़क के थ्रू जा सकते हैं, रेलवे के थ्रू जा सकते हैं। तो ये सब सहूलतें तो आई थी देश में, पर ये सारी की सारी ब्रिटिशर्स ने अपने फ़ायदे के लिए लेकर आए थे। फिर ब्रिटिशर्स जो भी चीज़ें लेके आए उनके कुछ अच्छे असर भी पड़े। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा इनका? पहले आ गया कमर्शियल आउटलुक ऑफ फार्मर्स, क्योंकि एग्रीकल्चर में कमर्शियल क्रॉप्स का उगाना फार्मर्स ने शुरू कर दिया था, तो फार्मर्स भी जान गए थे कि अब क्रॉप्स को उगाकर पैसा भी कमाया जा सकता है। उनका नज़रिया बदलने लग गया था। जहाँ पहले नज़रिया ये था कि जितना उगाएं अपने लायक उतना खाएं, वो नज़रिया बदल के अब वो फार्मर्स का नज़रिया कमर्शियल लुक का हो गया था। जैसे आज के टाइम में भी फार्मर्स क्या करते हैं, जो उगाया है उसमें से कुछ अपने लिए रख के बाकी सारा बेच दिया जाता है। तो ये क्या था, इस तरह का नज़रिया लोगों का उस वक्त बनना शुरू हो गया था। फिर आया न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। रेलवे के खुलने की वजह से, रोड्स नहीं बनने की वजह से, इकोनॉमी में धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने की वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना शुरू हो गया था। फिर आया कंट्रोल ऑफ फेमिनीज़ मतलब कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती, फ्लड आ जाता है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से इनसे बचने के लिए बहुत
आसानी होती थी, इनको कंट्रोल रखने के लिए आसानी होती थी। अगर कहीं पे सूखा पड़ गया या तो वहाँ पे इजीली अनाज एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाया जा सकता था। मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, हमारे देश में पहले बार्टर सिस्टम चलता होता था, अंग्रेज़ यहाँ पे मॉनेटरी सिस्टम लेकर आए थे, पैसा इंट्रोड्यूस उन्होंने कराया था हमारे देश में। फिर एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिशर्स, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी जो किताब है, उसमें बहुत सारे इस तरह के नियम हैं, इस तरह के लॉज हैं जो ब्रिटिशर्स के ही हमने अपनाए हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए जितनी भी शुरू से, जैसे हम आज की बात करें भी, पुलिस चाहिए होती है, उसके अलावा फ़ौज चाहिए होती है, एयरफोर्स की अलग ज़रूरत होती है। तो ये सारा बेसिक जो एडमिनिस्ट्रेशन का हमने सीखा था, ये सारा कुछ वहीं से सीखा था। फिर इसके कुछ रेलवे का यहाँ पे है कि रेलवे का पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन सकता है। तो देखिए, पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है रेलवे का, ये जो हमने किया ये जनरल इम्पैक्ट है कि उन्होंने जो कुछ भी किया उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुआ। अगर रेलवे का पूछा है स्पेशल, वो ये रहा कि रेलवे फैसिलिटेट एक्सपेंशन ऑफ डोमेस्टिक मार्केट अकॉर्डिंग टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ कंट्री शोड। रेलवे ने सबसे पहले मार्केट साइज़ बढ़ा दिया, एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाया जा सकता था ईजीली। रेलवे फैसिलिटेट कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एज अ गुड could then be moved to distant places. This implies modest change in the outlook of farmers. They started viewing farmer as a business. अब रेलवे की वजह से क्या हो गया, एक तो मार्केट साइज़ बढ़ गया, दूसरा ये हो गया कि फार्मर्स का भी जो नज़रिया था, आउटलुक था, वो चेंज होना शुरू हो गया। अब वो भी एग्रीकल्चर को एज अ बिज़नेस उन्होंने सोचना शुरू कर दिया था। वो अपनी फसल एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर आराम से बेच सकते थे। रेलवे इनेबल पीपल टू ब्रेक द बैरियर ऑफ डिस्टेंस अंडरटेकन जर्नी। अब रेलवे की वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह बहुत इजीली जाने लग गए, एक दूसरे की कम्युनिटीज़, अलग अलग कम्युनिटीज़ को जाके मिलने जुलने लग गए, तो इससे सोशल गैदरिंग भी बढ़ गई। फास्टेस्ट मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन अक्रॉस डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, जैसे हम पढ़ चुके थे ऊपर भी कि अगर कहीं पर सूखा पड़ गया है, कुछ भी फूड की सप्लाई करनी, तो ईज़िली रेलवे के थ्रू आसानी से कर सकते थे। रेलवे कंट्रीब्यूटेड टू कॉलोनियल, अब ये आ गए नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या पड़े। रेलवे कंट्रीब्यूटेड टू कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी बिकॉज प्राइमरी गुड्स यानी रॉ मटेरियल कुड देन बी इजीली ट्रांसपोर्ट। पहला नुकसान तो यही हुआ कि अंग्रेज़ इजीली इसके ज़रिए रॉ मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह हमारे देश से ले जा सकते थे। दूसरा ये हो गया कि यहाँ पर वो इजीली फिनिशिंग गुड्स जो थे बेच सकते थे। ट्रांसपोर्ट, उन्होंने मुंबई में अगर कोई फिनिशिंग, मान लो उन्होंने मुंबई के बंदरगाह पे ब्रिटेन से कुछ सामान आया, वो उन्होंने उतारा, वहाँ से इजीली रेलवे के थ्रू उसको देश के अलग अलग जगहों में ले जाकर बेच सकते हैं। तो मार्केट ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। सो दैट वाज ऑल इन दिस चैप्टर, जो हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो देन यू कैन आस्क मी। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस।